मां लक्ष्मी की कृपा भारत के मध्यम वर्ग पे बरस ही गई। आज के बजट पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ हैं केंद्र संचार मंत्री, जिन्होंने पहले अपने कार्यभार में कई इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट संभाले हैं, जैसे सिविल एविएशन, पावर और कॉर्पोरेट अफेयर्स। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका स्वागत है एबीपी पे सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे, बहुत समय के बाद इतना पॉपुलर अनाउंसमेंट हुआ है, पॉपुलर बजट कहूं या नहीं कहूं मुझे नहीं पता, बट दिस अनाउंसमेंट आज पार्टी करवा दी आपने मध्यम वर्ग की। द मिडिल क्लास इज जस्ट सो हैप्पी। मगर विपक्ष आपका कह रहा है कि 3 दिन के बाद दिल्ली में चुनाव है, इसलिए आपने चुनावी बजट दिया है आज। कैसे जवाब देंगे? देखिए, हमें विपक्ष को जवाब देना नहीं है, हमको देश की जनता को जवाब देना है जी। और जो प्रधानमंत्री जी ने अपने इस एक बजट के आधार पर नहीं, लेकिन अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में जी। एक पूरा परिवर्तन भारत के दृष्टिकोण में लाया है, वैश्विक स्तर पर भारत को उभारने का कार्य किया है। और कोविड के दरमियान, कोविड के बाद जो नीतियां अपनाई, उसके आधार पर एक सुदृढ़ भारत पूरे विश्व पटल आज उभर चुका है जी। और ये बजट उसी तारतम्य में उस सफर का एक अंग है। और इस बजट में जहां आप देखेंगे कि सस्टेनेबल ग्रोथ स्ट्रैटेजी मेंटेन की है, पूरे विश्व में आज आप वर्ल्ड एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट लेंगे तो करीब 2.5-2 तक पहुंच चुका है जी। भारत में हम लोग 6% से भी स्लो होने के बावजूद बढ़ चुके हैं जी। 6.8% और अगले साल के लिए 6.6% का टारगेट है हमारा। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हो चुके हैं। जहां हम 11 सबसे बड़े आर्थिक शक्ति थे, आज 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति बन चुके हैं। 2027 तक हम तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनेंगे। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी 2026 तक बनेंगे, 2030 तक $6.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे। ये भारत का एक नया भविष्य अनफोल्ड हो रहा है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। और इसके जो अंग हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड 10.5 लाख करोड़ कैपेक्स, जो विपक्ष के कार्यकाल में 2 लाख करोड़ भी नहीं होता था, 10.5 लाख करोड़ का कैपेक्स। चाहे एयरपोर्ट्स की बात करो, आप ट्रेन्स की बात करो, चाहे आप हमारे रोड्स की बात करो, जो एक तीव्र गति की प्रगति आई है। और उसी के साथ एक समावेशी बजट कृषि के क्षेत्र में, जहां पल्सेस को महत्व दिया गया है, तुअर, उड़द के लिए एक मिशन बनाया गया है, कॉटन के लिए मिशन बनाया गया है। वहीं सीमांत कृषक के लिए भी 1.5 लाख करोड़ रुपए का क्रेडिट की फैसिलिटी दी गई है। ठीक है। जितनी भी हमारी सरकार की योजनाएं, और कैबिनेट में कई बार चर्चा होती है कि और योजनाओं के ऊपर महत्वपूर्णता हमें नहीं देना है, जितनी योजनाएं हैं 100% सैचुरेशन चाहिए। और उसका एक संकेत आज आपको बजट में मिल गया। ठीक है। जब जल जीवन मिशन के लिए टारगेट बनाया गया है 2028 तक 100% सैचुरेशन। एब्सोल्युटली। और वहीं टेक्नोलॉजी के लिए, डीप टेक के लिए एक फंड ऑफ फंड्स की शुरुआत हुई है 10,000 करोड़ के आधार पर। वहीं एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। तो भारत की जो मूल शक्ति भी है नौजवान युवा के आधार पर, युवा, नारी शक्ति, अन्नदाता और गरीब वर्ग, इन चारों मुद्दों पर हमारा बजट केंद्रित है, हमारी सरकार केंद्रित है। ठीक है। और आखिरी पॉइंट मेघा जी आपसे मैं कहना चाहूंगा, लंबे उत्तर देते हुए, कि ये सब फिस्कल प्रूडेंस के आधार पर किया जा रहा है। जो 4.8% का हमारा फिस्कल डेफिसिट इस साल का है, वो 4.4% तक हम अगले साल तक हम ले जाएंगे 2026 तक। और एफआरबीएम का टारगेट 4.5% है, तो हम उससे भी हम नीचे फिस्कल डेफिसिट तक ले जाएंगे। ठीक है। तो ये जो एक करिश्मा वित्त मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का दोनों, जहां एक तरफ ग्रोथ को नया इम्पेटस दिया गया है, कृषि के क्षेत्र को, नौजवानों को, आईटी को, और वहीं पूर्ण रूप से फिस्कल प्रूडेंस को भी लाया गया है। और खास करके मिडिल क्लास जो 31% है हमारी देश की आबादी की, करीब 45 करोड़ लोग, उनको 12 लाख के आय तक छूट देने से उनके हाथों में
2 लाख रुपए आऊंगी उस प्रति सवाल वर्ष पर। हाँ। दिया गया है। आऊंगी उस सवाल पर। उसके फायदे गैरफायदे क्या हैं। मगर सिंधिया जी, आपसे मैं ना थोड़ी आंकड़ों पे बात करना चाहती हूँ, जरूर। और क्योंकि चुनाव है दिल्ली का, और दिल्ली के बारे में जब हम बात करते हैं तो लगभग अगर आप सरकार के आंकड़े देखें तो 2 करोड़ से थोड़ी ऊपर है पॉपुलेशन यहाँ की। एक एस्टिमेट है दिल्ली में मध्यम वर्ग कितना है। भारत में सबसे बड़ा मध्यम वर्ग दिल्ली में रहता है, लगभग 67 to 70% टोटल पॉपुलेशन दिल्ली का मध्यम वर्ग है। तो आप अगर हिसाब लगाएं तो 1.45 करोड़ मध्यम वर्ग दिल्ली में रहता है। और आज का जो अनाउंसमेंट है वो खास करके मध्यम वर्ग के लिए, उस पे तो आप में से कोई आपत्ति नहीं जताएंगे, है ही वो मध्यम वर्ग के लिए। दिल्ली का दिल तो जीत लिया आप लोगों ने। क्या आप ये मानेंगे कि दिल्ली का दिल जीतने के लिए ही ये हुआ है? नहीं, जैसे मैंने आपको कहा मेघा जी, भारत सरकार का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का बजट देश की जनता के लिए है। ठीक है। और जहां तक आपने ये बात कही, ये इसको चुनाव के साथ आप न जोड़िए, मत जोड़िए आप, क्योंकि ये आपकी बात सही होती कि अगर 10 साल में ये कदम पहली बार उठाया गया होता। कांग्रेस की शासनकाल में केवल 2.5 लाख रुपए की आय पर आपको 0% टैक्स लगता था जी। जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है 2015 में, उसके बाद 2019 में, उसके बाद 2023 में और अब 2025 में, हर 2-3 सालों में ये इनकम टैक्स फुल एग्जेम्पशन के स्लैब को बढ़ाते गए हम। 2.5 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 7.5 लाख, 7.5 लाख से 9 लाख, 9 लाख से अब 12 लाख। तो ये एक तारतम्य है जहां लोगों के हाथ में ज्यादा आय मिल पाए ताकि कंजम्पशन ग्रो कर सके, इकोनॉमी को हम लोग ग्रो कर पाए और उनके हाउस होल्ड सेविंग्स और हाउस होल्ड कंजम्पशन में वृद्धि आ पाए। तो ये हमारी एक रूपरेखा पिछले 10 सालों से रही है। तो सर जी, डिस्पोजेबल इनकम आप बढ़ा रहे हैं, हाथ में आप दे रहे हैं पैसा उदाहरण मैं खर्च आपको करने दे के दूं, लिए। मैं आपको उदाहरण दे दूं। कांग्रेस के शासनकाल में करीब करीब 2 लाख रुपए का टैक्स लगता था जिस व्यक्ति के पास 12 लाख का आय होता था। आज उस व्यक्ति पर टैक्स शून्य हो चुका, शून्य हो गया। तो 2 लाख रुपए अतिरिक्त उनके एनुअल आय में पहुंचाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। पर ये जो डिस्पोजेबल इनकम आप बढ़ा रहे हैं, जैसे पुरानी सरकारें थी सर, इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, पुरानी सरकारें थी वो इंसेंटिवाइज करते थे सेविंग्स को। इस बार ये इंसेंटिवाइज नहीं कर रहे हैं आप सेविंग को, आप एक्सपेंडिचर नहीं, आप कौन होते हैं ये जनता के लिए निर्णय लेने के लिए? हम तो कोई नहीं होते। नहीं, आप मतलब सरकार। अच्छा। कौन होता है जनता के लिए निर्णय लेने के लिए कि हम सेविंग्स को इंसेंटिवाइज करेंगे, आपका टैक्स ब्रैकेट को हम कम करेंगे? अरे स्वतंत्रता तो दो हर नागरिक को, वो निर्णय ले कि हम निवेश यहां करना चाहते हैं या हम निवेश वहां करना चाहते हैं या हम कंजम्पशन करना चाहते हैं। वो निर्णय एक एक नागरिक को दो ना आप। पर सिंधिया जी, ये बताइए, 1 लाख करोड़ का धक्का है, द लॉस ऑफ 1 लाख करोड़ टू द एक्सचेकर, व्हिच इज व्हाट मैम सेड, निर्मला जी ने बोला भी आज लोकसभा में। इसकी भरपाई सरकार कहां से करेगा? बड़ा आंकड़ा है। क्योंकि आपकी इकोनॉमी बढ़ रही है और जब आपकी जो दृष्टिकोण होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि डू यू वांट अ लार्जर शेयर ऑफ अ स्मॉलर पाई और डू यू वांट अ स्मॉलर शेयर ऑफ अ लार्जर पाई। और आप गणित देखिए, इस साल का फिस्कल डेफिसिट हाई कैपेक्स 10.5 लाख करोड़ के कैपेक्स के बाद भी इस साल का फिस्कल डेफिसिट 4.8% है। और अगले साल का डेफिसिट आपको कोट करते हुए, कोट अनकोट, जो धक्का की आप बात कर रहे हैं 1 लाख करोड़ की, उसके बाद भी फिस्कल डेफिसिट 4.4% है। तो ये इकोनॉमिक्स, थॉट आउट इकोनॉमिक्स है। इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होगा? इसके आधार पर जो लोगों की आमदनी आएगी उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट इकोनॉमी में क्या होगा? जीएसटी तो नहीं बढ़ाएंगे कहीं? ये थॉट आउट है। जीएसटी को बढ़ाने का विषय है ही नहीं, उल्टा मैं कहूंगा। और जीएसटी का बढ़ाना न बढ़ाना ये केंद्र सरकार का निर्णय नहीं है, अभी तो नहीं बता पाएंगे। ये सारे स्टेट्स मिलकर तय करते हैं जीएसटी काउंसिल में। और उसके साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि इनडायरेक्ट टैक्स में भी सरलीकरण हमारी नीति है। इनडायरेक्ट टैक्स में भी हम लोग ने
8 स्लैब्स तक अपने आप को सीमित कर दिया है। तो ये केवल डायरेक्ट टैक्स की पॉलिसी नहीं है, ये इनडायरेक्ट टैक्स की पॉलिसी भी है। तो दोनों स्तंभों पर वही नीति है। ठीक है। लंबे समय तक आप कांग्रेस में थे। अवसरवादी पॉलिटिक्स ना प्रधानमंत्री खेलते हैं ना वित्त मंत्री जी खेलते हैं। ठीक है। आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिएगा। ठीक है। और जो ट्रैक रिकॉर्ड का विवरण मैंने आपको दिया है, अच्छा। वो मुझे लगता है हमारे दर्शकों को भी मालूम ज्ञान मिलते हुए उनको भी बहुत आनंद आएगा कि ये एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड बीजेपी का है सरलीकरण का और आपके पॉकेट में संपूर्ण आय प्रदान करने का। नहीं, आज तो मिडिल इनकम ग्रुप पीपल आर वेरी वेरी हैप्पी। अच्छा चलिए, अब 5 तारीख को चुनाव है दिल्ली में सिंधिया सीट। अब मुझे पे आ रहे हैं। नहीं, हमारी चर्चा आज बजट पे है। बजट पर 5 तारीख पर नहीं है। बजट पे तो आपने 4 सवाल ले लिया, पर अच्छा मेरा आपका हर सवाल बजट का भी उसी 5 तारीख के ऊपर था। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। अब देखिए, अब आप नेता हैं, राजनीति की तो मैं नेता नहीं हूं। पहले तो मैं आपको बता दूं, हाथ जोड़ के, मैं नेता नहीं हूँ, मैं जनसेवक हूँ। नहीं, मैं नेता बिल्कुल नहीं, ना मैं पॉलिटिशियन हूँ और ना मैं नेता हूँ। अच्छा, मैं राजनीति में है ना, मुझसे मैं राजनीति में भी नहीं हूँ, मैं जनसेवा में हूँ। अब ये क्या बात हुई? अच्छा, अब मुझे ये सवाल पूछने दीजिए, लंबे समय तक आप कांग्रेस में रहे हैं, अभी जो चल रहा है दिल्ली में, कभी केजरीवाल जी राहुल गांधी जी के साथ आ जाते हैं, कभी राहुल गांधी जी केजरीवाल के लिए अच्छी बातें कहते हैं, और कभी कोने में लेके बिल्कुल धो डालते हैं, और आजकल धो डाल रहे हैं उनको। क्या चल रहा है उनके पार्टी में? कुछ आपको समझ है? आप तो बहुत समय उनके साथ रहे, you've been part of his core ना मुझे समझ है, ना मुझे समझने की कोई इच्छा है। अच्छा। मुझे अपने कार्यक्षेत्र, प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया हुआ दायित्व और जनता के द्वारा विश्वास किया हुआ जनसेवा के प्रथा पर मैं पूर्ण रूप से 100% उसी पर अपना निगाह रख रहा हूं और सेवा के आधार पर चल रहा हूं। पॉलिटिक्स क्या चल रही है दिल्ली में? नहीं बोलेंगे कुछ उस पर? इनकी पॉलिटिक्स है। कभी तो हाथ मिला लेते हैं, कभी तो खंजर निकल जाते हैं, और यही तो जनता जान चुकी है। और इसलिए जनता ना कांग्रेस को, और आपकी भी मैं निवेदन करूंगा जनता से, आप विदाई कर दीजिएगा। राहुल गांधी जी आप ही के राज्य में जाकर कुछ ऐसा विवादित बयान देकर आए हैं कि इंडिपेंडेंस के पहले दलित, वंचित, पिछड़े, गरीब, इनका तो कोई हक ही नहीं था, सब राजघराने आप ही लोग रूल कर रहे थे, वे रूलिंग द रूस्ट, और बाकी का कुछ था भी नहीं। आपने जवाब दिया। उलट के पवन खेरा ने जवाब दिया। उन्होंने ये कहा कि भाई साहब ऐसा है, इतिहास आपकी ओर उंगली उठाकर रो रहा है, और कह रहा है योर हाइनेस, अगर संविधान का 26वां संशोधन ना हुआ होता तो आज भी भारत सरकार की तरफ से ग्वालियर राजधानी को करोड़ों रुपए की टैक्स फ्री दिए जा रहे थे पैसे, और आपने कठिनाई ये है मेघा जी, मेघा जी 1971 तक आप पैसे दिए जा रहे थे आपके राजघराने को। मेघा जी, मैं आपको बताऊं, कठिनाई ये है कि जो लोग स्वयं ज्ञान न हो और ना ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हो, वो ऐसे स्टेटमेंट देते हैं। अच्छा। और अगर वो इतिहास के पन्ने पढ़ें तो जब विलय हुआ और सारे उस समय के स्टेट्स, और उसमें मेरे दादा जीवाजीराव सिंधिया जी ने भी सरदार पटेल जी के साथ मिलकर उसमें बहुत बड़ा योगदान दिया, सभी को एक टेबल पर लाने के लिए, ताकि भारत की कल्पना पूर्ण रूप से सुदृढ़ हो पाए। और जब स्टेट्स का विलय हुआ और ट्रेजरीज स्टेट्स के मिले भारत सरकार से, ग्वालियर स्टेट ने 50 करोड़ रुपए उस जमाने में दिया था, भारत सरकार को दिया था। और ये सरदार पटेल का स्टेटमेंट है सदन के पटल पर कि जो ग्वालियर स्टेट ने, शिवाजीराव महाराज ने जो दिया है भारत सरकार को, उससे आने वाले दिनों में भारत की प्रगति और विकास स्वयं सुनिश्चित होगी। ये सरदार पटेल का स्टेटमेंट है। कठिनाई उनको ये है क्योंकि ये नेहरू जी की स्टेटमेंट नहीं है इसीलिए नहीं कह रहे हैं उसके बारे में। आपसे जनता का एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आप सिविल एविएशन मंत्री रहे हैं सर, कुंभ चल रहा है, यहाँ से दिल्ली से इलाहाबाद प्रयागराज की टिकटें जो 5,000 से 8,000 में बिक रही थी नॉर्मल टाइम्स में, 5,000 की आज 50,000 में बिक रही है एक साइड। क्या आपको नहीं लगता है कि सरकार को इसमें दखल देने की ज़रूरत है? ये तो लूट है ना, ये क्या है? कोई कैप ही नहीं है इस पर। देखिए, मैं आपको कहूँ कि एक तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने बहुत तीव्र गति से एडिशनल फ्लाइट्स प्रयागराज के लिए पूरे देश भर से तैनात कर दिए हैं।
रेल की सुविधाएं भी रेल मंत्रालय ने पूर्ण रूप से तैनात कर दी हैं। जहाँ तक फेयर सिस्टम है, उसमें एक फेयर मॉनिटरिंग यूनिट भी होता है नागर विमानन मंत्रालय के अंतर्गत, और जहाँ भी ऐसे पीक फेयर्स, सडन इंक्रीज इन फेयर्स होते हैं, वहाँ उनको कंट्रोल करने की क्षमता भी फेयर मॉनिटरिंग यूनिट की किसी हद तक है। पर हमारा जो नागर विमानन क्षेत्र है एक सीजनल इंडस्ट्री है, और ये केवल भारत में नहीं है, पूरे विश्व में है। एक हाई सीजन होता है, एक लो सीजन होता है, और ये एक सिक्लिकल इंडस्ट्री है पूरे विश्व में। तो ये सही नहीं होगा कंपेयर करने के लिए इस सीजन को किसी और सीजन के साथ, पर उसी पिछले वर्ष के इसी सीजन को इसी सीजन के साथ कंपेयर करना उचित है, और वो हमें करना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।